शांति, मैत्री और सद्भावना की इस पवित्र पूजित धरती को वंदन और अभिवादन करते हुए महामानव बाबा साहब की इस पवित्र दीक्षा भूमि को हृदयपूर्वक अभिवादन करते हुए ड्रैगन पैलेस के 25वें वर्धापन दिवस में आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी, भारत सरकार के संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री सम्माननीय श्री किरण रिजिजू जी, यहाँ एकत्रित संघ के सभी सम्मानित सदस्यगण, विशेष रूप से सुदूर विदेशों से आए हुए ऐसे सारे अतिथिगण, वंदनीय निकियो मोचिदादे जो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध फेलोशिप एसोसिएशन है, जापान से आए हुए विशिष्ट अतिथि जिनमें मदाम नोरिको ओगावा की पुत्री तकाको तनाका जी, आईबीसी के सचिव श्रीमान जांगचुक चोडेन जी, अरुणाचल भिक्षु संघ के महासचिव वंदनीय रत्नदीपा जी, लुम्बिनी के वियतनामी मंदिर के अबोट वंदनीय थाई ह्यूएन दियू जी, और इन सब के साथ साथ में मंच पर उपस्थित वंदनीय सुलेखा ताई जी। सुलेखा ताई जी जो इस ओगावा सोसाइटी की अध्यक्ष हैं, इस ड्रैगन पैलेस टेम्पल के सोसाइटी और इसके निर्माण की प्रमुख हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सम्माननीय सदस्य हैं, और एक महिला ने अकेले चल करके इतने विशाल इस पवित्र परिसर का निर्माण किया। आप उनकी ह्यूमिलिटी देखिए कि वो कहती हैं कि मैं तो बहुत छोटी हूँ। वो जिन्होंने इतने बड़े संसार का रचना अपने प्रयासों से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से किया, और जो इतना बड़ा काम कर सकती है, वो आज भी मंच पर खड़े होकर के अपने आप को छोटी हूँ ऐसा स्वीकार करती है। मुझे लगता है कि बुद्ध दर्शन का और बौद्ध के विचार का, भगवान बुद्ध के धम्म के विचार का अगर सही अंगीकार किसी ने किया है, वो सुलेखा ताई ने किया है। मैं सुलेखा ताई सहित मंच पर उपस्थित सभी वंदनीय संतगण को प्रणाम करता हूँ। मंच के सामने उपस्थित इस पवित्र भूमि पर आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित आए सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी पत्रकार मित्रों, आप सबका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज जब ड्रैगन पैलेस अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब मुझे लगता है कि भारत की इस प्राचीन परंपरा और बुद्ध धर्म की विरासत की एक विशेष मान्यता है, और साथ ही भगवान बुद्ध के पवित्र उपदेशों का नया जीवन और गति देने में बाबा साहब ने जो सफलता प्राप्त की, वो निश्चित रूप से उस विशेष योगदान को सम्मान व्यक्त करने के लिए भी हम सब लोग यहाँ उपस्थित आए हैं। जैसा आदरणीय किरण रिजिजू अभी कह रहे थे कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का अंगीकार करने के बाद में उनको भगवान ने बहुत थोड़ा जीवन दिया, अन्यथा बुद्ध के दर्शन को एक बार पुनः सम्राट अशोक के बाद में पूरे विश्व के पटल पर नए सिरे से परिभाषित करने में निश्चित रूप से उन्होंने सफलता प्राप्त की होती। लेकिन बुद्ध की इस दीक्षा भूमि से आज इस ड्रैगन पैलेस टेम्पल के माध्यम से और इसकी रचना कर सुलेखा ताई ने जिस तरह से देशों की सीमाओं को पार करते हुए भगवान बुद्ध के ज्ञान को, भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित धर्म को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने का काम किया है। मैं सुलेखा ताई को प्रणाम करते हुए एक बार फिर इस पवित्र भूमि का वंदन और अभिवादन करना चाहता हूँ। ड्रैगन पैलेस मंदिर इस क्षेत्र के लोगों और हमारे जापानी मित्रों की बुद्ध धर्म और सार के प्रति जो समर्पण है, उसका प्रतीक है। दो सखियों ने, दो सहेलियों ने मिलकर के ये इतना बड़ा रचना जो की है, ये निश्चित ही अभिनंदन के योग्य है और प्रणम्य भी है, अभिवादन के योग्य भी है। ये जानना बहुत दिलचस्प था मेरे लिए
क्योंकि आदरणीय किरण जी को तो पहले भी यहाँ आने का अवसर मिला था, लेकिन मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया अवसर था। जब आदरणीय सुलेखा ताई जी के साथ में मेरी भेंट अभी कुछ दिन पहले हुई किरण जी के आवास पर, और जब मुझे बताया गया कि ये जो मंदिर है ये जापान के सहयोग से सुलेखा ताई ने और इनकी एक सखी दोनों ने मिलकर के, जिनकी पुत्री आज हम सब के बीच में उपस्थित है, उन्होंने मिलकर के इतनी बड़ी रचना का यहाँ साकार किया है, इतने बड़े परिसर को साकार किया है, जिसमें मेडिटेशन हॉल, मंदिर और बाबा साहब के ऊपर शोध केंद्र, ऐसे 3 बड़े संस्थान का जो है वो उन्होंने बनाए हैं। तो मेरे लिए निश्चित रूप से ये जानना अत्यंत दिलचस्प भी था, और मेरे लिए ये और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये रचना 2 देशों के बीच में संबंधों को और अधिक गहरा और अधिक सुदृढ़ बनाने की सूत्रधार है। मैं हृदय पूर्वक इसके लिए भी आदरणीय ताई का बहुत सारा, सुलेखा ताई का धन्यवाद करते हुए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। जापान के लोगों ने बौद्ध धर्म को जिस तरह से स्वीकार किया और ये दृढ़ता के साथ में स्थापित हो गया, क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म के मूल्यवान सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों ने जापान के लोगों को बहुत गहराई तक प्रभावित भी किया। न केवल प्रभावित किया अपितु उन्हें आकर्षित भी किया, और बौद्ध धर्म के साथ साथ एक राजनीतिक संरचना, एक उन्नत तकनीक और परिष्कृत सांस्कृतिक प्रथा, जिसमें संगीत, नृत्य, एक नई लिपि और विशेष रूप से विकसित बौद्ध कलाएं शामिल थी। इनके कारण से जापानी जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, और मैं जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि बुद्ध के उपदेशों का उद्देश्य जो मानव पीड़ा और कष्ट को समाप्त करना था, और यदि अगर उस विषय को, उस सिद्धांत को किसी एक समाज या किसी एक देश के अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया, और जिस देश ने सबसे भयानक आपदाओं को सहते हुए भी स्वीकार किया, वो जापान के लोग थे। और उस जापान ने पीड़ा झेलने के बाद में भी भगवान बुद्ध के सिद्धांत को अपने जीवन में समाहित रखा, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य हैं। बुद्ध धर्म और बुद्ध के उपदेशों ने इस कठिन समयों में, चुनौतीपूर्ण समय में जापान के लोगों को शांति और सांत्वना प्रदान की, कंपैशनेट हार्ट उनको दिया। ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए अत्यंत ही गर्व का विषय है। मुझे पूरा यकीन है कि इस ड्रैगन पैलेस टेम्पल के चलते जो जापान और भारत के बीच में संबंध एक बार और अधिक सुदृढ़ हुआ है, भविष्य में ये कई पक्षों में भारत और जापान के संबंधों को और अधिक गहरा करने का आधार बनेगा। और निश्चित ही ये सुलेखा ताई का ये योगदान इस विषय में सदियों तक स्मरण किया जाएगा। आज पूरा विश्व एक कठिन और चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल इश्यूज आज दुनिया भर में छाए हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में भगवान बुद्ध का संदेश निश्चित रूप से और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। और ऐसे समय में जब हम एक भयानक आपदा के दौर से गुजरकर बाहर निकले, उस आपदा के दौर में भी हमें जीवन के अस्तित्व को समझने का एक नया अवसर प्रदान किया है। ऐसी परिस्थिति में कि जब दुनिया पूरी एक मानवता के ऊपर खतरा कोविड-19 के रूप में हम सब के समक्ष आया था, ऐसे समय में जीवन के प्रति देखने का नजरिया पूरी तरह से पूरे विश्व भर का परिवर्तित हुआ है। संपूर्ण मानवता, चाहे वो धर्म, जाति, पंथ या भूगोल, जब प्रकृति के प्रकोप से ग्रसित हुई, ऐसे समय में बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें एक दूसरे की मदद करके मानवता के धर्म के दृष्टिकोण से एक दूसरे के साथ जुड़ने का संदेश दिया था। और भगवान बुद्ध के उस संदेश को और अधिक गहराई से वर्तमान युग में समझने और अंगीकार करने का एक अवसर प्रदान किया था। अब जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विरासत और विकास के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और ये संतुलन ही हमारे अस्तित्व का मूलभूत तत्व है, ऐसा भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन में कहा था। और बुद्ध ने हमें कहा कि प्रकृति हमको वही लौटाती है जो हम प्रकृति को देते हैं। और ड्रैगन पैलेस मंदिर के सुरम्य वातावरण में जब हरियाली और प्रकृति से घिरा हुआ है, मुझे मनुष्य और प्रकृति के बीच के इस आवश्यक संबंध
और इस महत्वपूर्ण संतुलन का स्मरण हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वो मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप के लिए मोक्ष का चुनाव स्वयं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मार्गदाता है, लेकिन मोक्षदाता व्यक्ति स्वयं है। उसको खुद को अपने मोक्ष के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बुद्ध ने दावा किया था कि उनका संदेश एक इंसान से दूसरे इंसान को संदेश था। ये कोई दिव्य प्राणी नहीं, लेकिन भगवान के खोज में उनकी भूमिका जो है वो दिव्य थी। हम सब भी अपने आप में बुद्धत्व को अंगीकार करते हुए, बुद्ध के ज्ञान के साथ जुड़ते हुए, बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, विश्व और मानवता के कल्याण के दृष्टिकोण से जीवन जीते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसे रास्ता हमें भगवान बुद्ध के दर्शन से हम सबको मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसी क्रम में ये कहा, और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का संदेश भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक का संदेश है। एक आदमी से दूसरे आदमी को तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो केवल एक सहायक के रूप में काम करता है। अंततः व्यक्ति को अपने परिष्कार के लिए स्वयं आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आज आप सबके बीच में इस बात को साझा करना चाहता हूं, क्योंकि इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब एक संस्थान अपने जीवन के 25 वर्ष पूरे कर चुका है। 25 वर्ष एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कालखंड होता है। एक संस्थान के जीवन में, जो संस्थान सदियों सदियों तक यहाँ रहने वाला है। आज जो सुलेखा ताई ने और आदरणीय जापान की हमारी आदरणीय जो है संत, उन दोनों ने मिलकर के ये जो रचना यहाँ की है, ये रचना अनेकों शताब्दियों तक यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। उस संस्थान के जीवन में 25 साल का कालखंड कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। हमारे जीवन में 25 साल का समय बड़ा हो सकता है, लेकिन एक संस्थान जो हजारों वर्षों तक रहने वाला है, उस संस्थान के जीवन में 25 साल का कालखंड बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पड़ाव पर खड़े होकर के हम पीछे अवलोकन करके देख सकते हैं कि इस 25 साल में हमने जहां से प्रारंभ किया था वहां से लेकर के हम कहां पहुंच पाए। और निश्चित ही जब अपने पीछे घूम करके सुलेखा ताई और इस ड्रैगन पैलेस टेम्पल से जुड़े हुए सभी सदस्यगण देखते होंगे, तो निश्चित ही उन्हें इस बात का संतोष होता होगा। इस 25 साल में इस टेम्पल ने एक जीरो से स्टार्ट करके आज इस मुकाम को प्राप्त किया है, जब हजारों लोग आस्था के साथ में इस स्थान पर आकर के अपने भीतर शांति की खोज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री होने के नाते भगवान बुद्ध का संदेश और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सारे स्थलों का विकास, बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए सारे प्रतीक चिन्हों का विकास, सारे स्थलों का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में है। और उसके साथ साथ में हम ऐसे पर्यटन सर्किट जहां बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ऐसे सम्मानित स्थल हैं, उन सब के विकास और विश्व स्तरीय उनको बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बोध गया को, सारनाथ को, कुशीनगर को, सांची को, लुम्बिनी को, वल्लभीपुर को, नालंदा को, इन सब को सर्किट के रूप में बनाने की जो हमने योजना बनाई है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि उस सूची में ड्रैगन पैलेस को भी सम्मिलित करके हम ड्रैगन पैलेस को भी इसी तरह से विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करें। इस दृष्टिकोण से हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं यहाँ विशेष रूप से एक विषय का उल्लेख और करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मेरे मंत्रालय और इंटरनेशनल बौद्ध परिसंघ ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम भगवान बुद्ध के अभिधम्म दिवस का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ था, जिसमें सम्मानीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा अभी किरण जी ने कहा, उन्होंने कहा कि विश्व को हमने बुद्ध दिया है, हमने युद्ध से ग्रसित इस विश्व को बुद्ध का दर्शन दिया है, जो शांति, सद्भावना, मैत्री और करुणा, इन सब का विचार लोगों के मन में प्रतिपादित करता है। इसी के साथ साथ में अभी 5 नवंबर को, आज से ठीक 10 दिन पहले, हमने एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने किया था। इस एशियाई बौद्धिस्ट समिट में भी 32 देशों के 160 से ज्यादा विदेश की धरती से आए हुए ऐसे सम्मानित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और उनकी उपस्थिति में जो विचार विमर्श हुआ कि किस तरह से भगवान बुद्ध के विचार को, भगवान बुद्ध के धम्म को और अधिक प्रासंगिक बनाते हुए हम किस तरह से वर्तमान की इस
वैश्विक परिदृश्य में किस तरह से लोगों के मन में और अधिक कंपैशन, करुणा और उनके लोगों में मैत्री का भाव सृजित कर सके, इस दृष्टिकोण से सक्रिय प्रयास करने पर विचार विमर्श किया था। महाराष्ट्र के बौद्धों को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय से जोड़ने का प्रयास भी और किस तरह से हो सकता है, इस दृष्टिकोण से भी उसमें परिचर्चा की गई थी। हमारे बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत है, स्थिर है और इस संदर्भ में अपने हाल ही में सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय ने प्रस्तावित कर कैबिनेट के निर्णय से पाली को शास्त्रीय भाषा घोषित, क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित किया है। आप सबको जानकारी होगी, आदरणीय किरण जी ने भी अभी उल्लेख किया, पाली भाषा जिसमें हमारे भगवान बुद्ध के दर्शन का अधिकांश हिस्सा लिखा हुआ है, उस पाली भाषा जो लुप्त प्राय हो रही थी, धीरे धीरे उसको पढ़ने और पढ़ाने वाले स्कॉलर्स जो हैं वो कम होते जा रहे थे। निश्चित ही इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के चलते हुए यह पाली को और अधिक महत्ता और मान्यता मिलेगी, इसके स्कॉलर्स की संख्या में वृद्धि होगी और उसके कारण से भगवान बुद्ध के ज्ञान को हम हूबहू ठीक तरीके से समझने में कामयाब होंगे। भगवान के बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान को भी का मूल्यवर्धन करने में भी हम सब कामयाब होंगे। मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुलेखा ताई के साथ बैठ करके हमने तय किया था कि भगवान बुद्ध के रेलिक्स को, अवशेषों को, उन अस्थि अवशेषों को जिस तरह से हम पहले बर्मा में और थाईलैंड में लेकर के गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, और वहाँ जहाँ लाखों लोगों ने आकर के भगवान बुद्ध के रेलिक्स के दर्शन किए थे, हमने ऐसी योजना की थी और प्रयास भी किया था कि अब इस 25वें स्थापन दिवस के अवसर पर यहाँ ड्रैगन पैलेस में भी हम भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष लेकर के आए, लेकिन क्योंकि चुनाव के कारण से चुनाव आयोग ने उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन हैव रेस्ट्रिक्टेड अस टू ब्रिंग द रिलिक्स हियर। लेकिन मैं आप सबके सामने विश्वास के साथ में कहता हूँ कि आगे जब कभी भी कोई बड़ा आयोजन यहाँ ड्रैगन पैलेस में होगा तो निश्चित ही भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को हम यहाँ ला करके यहाँ के बौद्ध धर्म से जुड़े सभी लोगों को उसके दर्शन हो सकें, वो भगवान बुद्ध के साथ में साक्षात रूप से जुड़ाव महसूस कर सकें, इस तरह का प्रयास करेंगे। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए सुलेखा ताई का एक बार फिर हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं।